अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार पैरामेडिकल के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। चलिए मित्रों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बताइए कि लोलक काल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? बताइए फटाफट से। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? आयाम पर, ऊर्जा पर, द्रव्यमान पर या उस स्थान के जी पर? बताइए। लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? बताइए फटाफट से। आयाम, ऊर्जा, द्रव्यमान, स्थान के जी के मान पर। बताइए किस पे करता है लोलक का आवर्तकाल? ये तो सबको पता है कि क्या करता है, उस स्थान के जी के मान पर निर्भर करता है लोलक का आवर्तकाल। ठीक है, जहाँ ग्रेविटी होगा वहाँ पर के अनुसार ही वो लोलक का आवर्तकाल घटेगा या बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। घरों में प्रयुक्त धारा, आपको बताना कि घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है यानी कि करंट जो यूज़ होता है होम में, वो कैसा होता है? डिस्ट धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। डिस्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए फटाफट से। घरों में प्रयुक्त जो धारा होती है वो क्या होती है? तो वो आपकी क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं वो होती है। ठीक है, क्या अल्टरनेटिंग करंट जो आपके घरों में यूज़ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक समान होता है, या क्रांतिक कोण से कम पर। फटाफट से बताइए कि क्या होगा अब, मतलब पूर्ण परावर्तन कब होगा? बताइए फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्रांतिक कोण से कम। ठीक है, जब एंगल जो होगा लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा तब आपका पूर्ण परावर्तन होगा। ठीक है, क्या होगा? पूर्ण परावर्तन होगा। अगला प्रश्न है आपका। एक द्रव्य के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है, इसके गलनांक पर। आपको बताना है कि एक द्रव्य के पृष्ठ तनाव का मान जो होता है 0 होता है, कब होता है? इसके गलनांक पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 10 डिग्री सेल्सियस पर, या इसके क्वथनांक पर? बताइए। एक द्रव्य के पृष्ठ तनाव का मान 0 होता है तो कब होता है? जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, इसके क्वथनांक पर। ठीक है, उसके द्रव्य का पृष्ठ तनाव का मान जो है वो 0 होता है, कब? इसके क्वथनांक पर। अगला प्रश्न है आपका। यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। आपको बताना है कि यांत्रिक तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यावस्था पर, माध्यम के घनत्व पर, माध्यम की प्रत्यावस्था और घनत्व दोनों पर, तरंग की आवृत्ति पर? बताइए, यांत्रिक तरंगों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, माध्यम की प्रत्यावस्था और घनत्व दोनों पर जो है यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। ठीक है, किस पर? माध्यम की प्रत्यावस्था और घनत्व दोनों, यानी कि बोथ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, किस पे? इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम दोनों पर क्या करती है? यांत्रिक की चाल निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपको। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रभाव निर्भर करता है। आपको बताना है कि दो वस्तुओं के बीच में जो ऊष्मा का प्रभाव होता है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी मात्रा पर, उसके आयतन पर, उसके तापांतरण पर, या उसकी विशिष्ट ऊष्मा पर? बताइए फटाफट से।
दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है, किस पर करता है? तो वो आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिन भी बच्चों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, उसके तापांतर पर। ठीक है, द टेम्परेचर एट द टेम्परेचर डिफरेंस, तापांतर मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस पर ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा सा हमको फास्ट करना पड़ रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी करें। और ये आपके टेस्ट के जैसा है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप जमकर 80 डिग्री सेल्सियस पर जल बन जाती है। पहले क्या बोल रहा है? इस दी हुई ऊष्मा से 5 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किग्रा जल का ताप बढ़ जाएगा। आपको बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो ताप वाली 50 ग्राम जो है वो भाप जमकर 50 ग्राम भाप है वो जमकर क्या हो जाता है? पहले भाप था, फिर जमता है, फिर जल बन जाता है 80 डिग्री सेल्सियस पर। इस दी हुई ऊष्मा से 5 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किग्रा जल का ताप बताएंगे। तो आपको क्या करना है? ताप बताना है। इसको हम एकदम डायरेक्ट नीचे बताएंगे, यहाँ पर स्पेस कम है, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमको बता रहे हैं क्या था, पहले आपका भाप था। ठीक है, भाप जो है क्या बन रहा है? जल बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से कुछ हीट निकला होगा। ठीक है, क्यू या ऊष्मा जिसको बोलेंगे, वो यहाँ से कुछ निकला होगा। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? ml प्लस में ms डेल्टा टी। ठीक है, हमको पहले क्यू पता चलेगा कैलोरी में, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से m कितना 50 ग्राम था, और यहाँ पर L जो होगा वो हम क्या करेंगे? 536 लेंगे, और प्लस में क्या करेंगे? आपका यहाँ पर भी m जो होगा वो हो जाएगा 50 ग्राम, और फिर S जो होता है वो भाप, यानी कि इसके लिए क्या होता है? 1 होता है, और आपका ये डेल्टा टी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से गुना कीजिएगा पूरा, तो आपका क्या हो जाएगा? 26,800 और प्लस में आपका 1,000। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा आपका 27,800 कैलोरी। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर आपको फिर क्या करना है? क्यू निकालना है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा क्या? ms डेल्टा टी। क्यू हमको पता है कितना है मेरा? 27,800। ठीक है, और m कितना था मेरा? वो आपका क्या हो जाएगा? 1,000 हो जाएगा, और यहाँ से t क्या हो जाएगा आपका? यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ से क्या किए? 1,000 ले लिए s को। ठीक है, ms बराबर डायरेक्ट 1,000 कर लिए, क्योंकि यहाँ से जब हम किए थे तो क्या 1,000 आया था। ठीक है, तो उसको हम यहाँ से डायरेक्ट ले लिए। उसके बाद डेल्टा टी है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहा है कितना? 5 डिग्री, क्योंकि अदर वाले लाइन में बोला हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो ये कितना आएगा आपका? 1,000 टी माइनस में 5,000। ठीक है, 5,000 इधर जाके क्या करेगा? जुड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा? 32,800 और बराबर में 1,000 टी। तो 0000 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और 10 से जब 328 को कटाइएगा तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 32.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम 8 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे यही देख लेंगे, फिर हम आपको ऊपर एक प्रश्न भी तो देखना ज़रूरी है भाई। चलिए ऊपर चलते हैं फिर। ठीक है, 7 नंबर में क्या आया था आपका? 32.8 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी बना के देखिएगा, हम प्रश्न को बता दे रहे हैं लेकिन आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा इस चीज़ों को। अगला प्रश्न आपका 0 डिग्री सेल्सियस की 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस के 50 ग्राम जल में मिला दी जाती है,
तथा मिश्रण को थोड़ा सा हिला देते हैं तो मिश्रण का ताप क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, इस प्रश्न को भी हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम है। चलिए देखते हैं 8 नंबर को। ठीक है, उसमें क्या बोला, बर्फ को ना पिघलाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कितना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे यहाँ पर। पहले तो Q बराबर ml होता है, वो ले लेंगे। A कितना था, 50 ग्राम था, और L कितना था, 80 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो ये 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी कि 4000 कैलोरी हो जाएगा Q1। एंड नेक्स्ट, जल से प्राप्त ऊष्मा भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्या जल से प्राप्त ऊष्मा कितना होगा उसको भी हम लोग निकालेंगे। फिर तो ये तो कंपेयर कर पाएंगे कि वो बर्फ़ को पिघला पाएगी या नहीं। ठीक है, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, ms डेल्टा T। ठीक है, m कितना 50, और फिर s जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका जल के लिए, और फिर डेल्टा T क्या हो जाएगा 20 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया आपका 1000 कैलोरी। ठीक है, क्या हो जाएगा 1000 कैलोरी। अब यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से देखेंगे Q1 और Q2 में कौन बड़ा है, तो Q1 और Q2 में आपका Q बड़ा है, Q1 क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो मिश्रण का ताप जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से Q1 बड़ा है और मिश्रण का ताप क्या हो जाएगा, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका जो है वो ना बर्फ़ का ही ऊष्मा ज़्यादा हो रहा है पानी से, तो पानी कैसे पिघलाएगी बर्फ़ को, पानी जो है बर्फ़ को नहीं पिघला पाएगी, इसलिए इसका मिश्रण का जो ऊष्मा हो जाएगा वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस आपका ऊष्मा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप, आपको बताना है कि पानी का घनत्व कब अधिक होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 32 डिग्री सेल्सियस पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। फटाफट से बच्चों आंसर कीजिए सारे प्रश्न का। ठीक है, तो आप लोग सब ने पढ़ा है हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व जो है उसका ताप बहुत अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, केमिकल नेम ऑफ सुहागा, पोटेशियम नाइट्रेट, नौशादर, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम टेट्राबोरैक्स। बताइए फटाफट से सुहागा का रासायनिक नाम क्या होगा। सबको ही बताइए फटाफट से। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जिन भी बच्चों का वो बिल्कुल सही है, सोडियम टेट्राबोरैक्स जो है वो सुहागा का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, वायु में से नवीनकरणीय स्रोत नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन जो है नवीनकरणीय स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा, वायु शक्ति, जल शक्ति या यूरेनियम। बताइए, सौर ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय मतलब क्या, जिसको फिर से हम लोग बना सकें, तो सौर ऊर्जा तो हमको हर रोज सन से लाइट मिलता है, बन जाएगा। वायु भी होगा, जल भी होगा, लेकिन यूरेनियम जो है आपका ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये सब स्टोर है और एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बताइए, फटाफट से बताइए क्रोमियम का। तो आप लोग सब जानते हैं क्रोमियम कितना, Cr24। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और फिर 4s1। ठीक है, क्या हो जाएगा 4s1। अब यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन में बांट लें, 2, 8, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 18 होना चाहिए, लेकिन ये 13 है और ये 1 है, तो यहाँ से हम इसको लेंगे KLMN करके, KLM और यहाँ पर N। ठीक है, KLM और N, तो ये हो जाएगा 2, 8, 13 और 1।
तो ये क्या हो जाएगा 2, 8, 13 और 1 जो इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका क्रोमियम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही है। 13 नंबर बताइए आंसर प्रश्न फटाफट से। दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए उसमें उचित मात्रा में क्या मिलाते हैं? बेकिंग सोडा, फिटकरी, नमक या चूना? बताइए फटाफट से, दूध को फटने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन भी बच्चों का बिल्कुल सही है, क्या बेकिंग सोडा को हम लोग मिलाते हैं दूध को फटने से रोकने में। द्रव्य के द्रव्यमान m प्रकाश का वेग c तथा उसकी ऊर्जा में संबंध है। आपको बताना है, सबको पता है कि m और ऊर्जा m c और e का क्या रिलेशन है, जो आइंस्टीन ने दिया था, क्या था E=mc²। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का है बिल्कुल सही हो जाएगा। E= क्या हो जाएगा mc² का इन्होंने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न अभिक्रिया में से रासायनिक अभिक्रिया, बर्फ का पिघलना नहीं, बादलों का बनना नहीं, हाइड्रोजन का जलना और बल्ब का जलना। बताइए इन दोनों में से 15 नंबर। तो हाइड्रोजन केमिकल है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके।